खालिस्तान बताऊं क्या है। आपको पता है आज़ाद कश्मीर ये 4 साल बाद ऐसा होगा कि जो सरकारी मंडी में ना कोई भी नहीं बैठेगा खरीदने वाला, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होती है, आपको पता नहीं चलता वो किस तरीके से कहाँ से फ़ायदा निकाल देती है। मैंने पॉलिटेक्निकल का स्टूडेंट हूँ, मैं इतना तो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम अपने खेतों पे आए हुए हैं, जो कि हमारे दादा के खेत है। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और ये देखो वो बच्चे भी जा रहे हैं साथ में, तो उनके हाथ में चाय लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरा चाचा का लड़का वहाँ पे पानी दे रहा है खेतों में। तो अभी हम वहाँ चलते हैं। और एक मेन बात है यार, जो किसान आंदोलन है ना, तो उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि हम भी किसान ही हैं। तो चलो और आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं वहाँ पे चल के खेत पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और जो भी आपको समझ में आए ना, ये मेरे थॉट्स हैं, पता नहीं आपको क्या अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अगर तो आप कमेंट में आकर बता सकते हो। और चलते हैं और अब आपको वहाँ चल के दिखाते हैं कि क्या सीन है। अब यहाँ पे देखो सरसों के खेत हो रहे हैं और वहाँ पे फुहारे लगे हुए हैं पानी के, है ना। वो देखो वो रे, हाँ ये रे। तो गाइस हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। यह एक मट्टी का पहाड़ समझो, ऐसा कुछ बना हुआ है। अब इसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बांध बोलते हैं, बंद। तो अब यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं और नीचे यहीं पर ये खेत है जहाँ पर पानी दिया जा रहा है इस टाइम। पर यही है, आप देखो यही इसमें हो जाते हैं छोटे छोटे काले से दाने। इन सरसों के पेड़ से बनता है सरसों का तेल, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो कि आपको मार्केट में मिलती होंगी। तो इसे बनाने के लिए किसान ये सारा मेहनत करते हैं। देखो ये पेड़ बड़े होकर ऐसे दिख रहे हैं और ये छोटे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो अभी ये छोटे हैं और जब ये छोटे होकर बड़े हो जाएंगे तो ये बड़े होकर कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो गाइज़ अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर अपने खेतों पर। और जो भाई हमारे साथ हमारे किसान भाई, देखो वो खेतों में पानी दे रहा है। ओ भाई साहब, दिख नहीं रहा तेरा हाथ, दोबारा कर हेलो सही से। हाँ 3 दिन हो गए, शाम तक हो जाएगा ये तो। फिर अगर लाइट रही तो है ना। तो भाई ये लाइट पे भी डिपेंड रहता है किसानों का। देखो यही चीज़ें अभी आप बोल रहे हो ना किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, किसानों का आंदोलन हो रहा है ना। तो भाई मुझे लगा है उस पर कुछ बोलना चाहिए अपने को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही या तो लोगों को, और मेरे क्या विचार है उनके बारे में। देख मुझे लगता है कि किसान आंदोलन हो क्यों रहा है। तो किसान आंदोलन जो हो रहा है वो, इसमें सबसे 3 जो बिल हैं जो सरकार ने लाए थे, 3 बिल, और वो 3 बिल आए थे तकरीबन जब लॉकडाउन का समय था उस टाइम, है ना। तो उस टाइम ये 3 बिल आए थे। फिर ये लॉकडाउन हो गया पूरा तरीके से, तो फिर वो उस पर आंदोलन नहीं कर पाए। नहीं, आंदोलन इससे पहले भी चल रहा था भाई। ये आंदोलन पंजाब के अंदर चल रहा था और काफ़ी टाइम तक वहाँ पे चला। पटलियों पे लोग बैठे रहे, पर वहाँ पे उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने वहाँ से काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं हुआ, तब वो यहाँ पर मजबूर होकर दिल्ली की तरफ आए हैं। अब दिल्ली की तरफ आए, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर जाकर जंतर मंतर है या फिर कोई इंडिया गेट है, तो वहाँ पर जाके वो धरना देंगे। तो वहाँ तक उन्हें आने नहीं दिया गया और अब उनको वहाँ पे ही रोक लिया। जो बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर, 2-3 बॉर्डर है, तो उन पे उनको रोक लिया गया। अभी मेन जो चीज़ है इन किसानों को कि कुछ किसानों को उनसे प्रॉब्लम है। देखो हर राज्य में अलग अलग सिचुएशन होती है।
पंजाब में अलग है तो कर्नाटका में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। तो अभी वहाँ के लोग किसान इतना उसका वो नहीं कर रहे। न्यूज़ में यही दिखाते कि यार वहाँ के किसान क्यों नहीं कर रहे इसके बारे में। तो भाई जो मेन चीज़ है ना, देखो हर किसान और हर जगह और हर ज़मीन में अलग अलग तरह की फसल होती है। तो किसानों का भी भाव कहीं पर, आलू का भाव कहीं पर 5 रुपये है ना, तो वहाँ जाके वो होगा 7 रुपये। तो वो 2 रुपये का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ ये चीज़। तो अभी जो ये 3 कानून है, मैंने इस पर कुछ एक वीडियो देखी थी, तो उसमें भाई यही बताया जा रहा था कि 3 कानून हैं। इनमें सबसे जो कानून है वो, पहला कानून तो उनमें से ये था कि जो किसान की जो ज़मीन होगी उस ज़मीन को कंपनियां अपने टेंडर पे ले लेंगी। मान लें किसान की ज़मीन है तो उसको वो अपने अंडर ले लेगी और फिर वो उससे क्या करेगी, किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये होगा कि एक किसान ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बो रहे हो, मैं आलू का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ना, या फिर प्याज की बो रहे हो, ठीक है, प्याज की फसल कर रहे हो आप। तो उसने कहा कि तुम प्याज की फसल कर रहे हो, मुझे एक प्याज तुम 5 रुपये का देना, चाहे मार्केट में उसका 2 रुपये रेट हो या 3 रुपये हो। आज के तौर पर कर लेते हैं कि अगले साल तक या 2 साल तक या 5 साल तक तुम मुझे ये इतने रेट पर ही दोगे। तो किसान ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उसको अभी मार्केट में 3 रुपये चल रहा है तो उसने 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसने वो 5 साल के लिए कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब अगले साल चलकर वो प्याज की कीमत अगर वो 10 रुपये हो गई तो अब किसान वो उसको बाहर नहीं बेच सकता ना। अब किसान को जो कॉन्ट्रैक्ट उसने 1 साल पहले किया था ना, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसको बेचना पड़ेगा उसी कंपनी को, क्योंकि कंपनी को अगर वो नहीं बेचेगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। कंपनी जाएगी कि भाई ये देखो कॉन्ट्रैक्ट है, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो किसान वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता, क्योंकि कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होती है ना यार। किसान कितना खर्च कर लेगा एक केस के लिए? 1 करोड़, कंपनियां 100-200 करोड़ खर्च कर लेंगी, कंपनियां कभी हारेंगी नहीं। तो वही चीज़ होती है। अब जब वो प्याज की बात थी, तो जब वो किसान वो प्याज अब उस कंपनी को उसको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो 5 रुपये का उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा, अब चाहे 10 का हो तो वो देना ही पड़ेगा। फिर अगले साल आया, अगर मान लो अगले साल फिर चल के वो प्याज का रेट अब 2 रुपये ही रह गया, अब क्या करेगा? अब किसान तो जाएगा कंपनी के पास कि चलो भाई हमारा यहाँ पर 5 रुपये का कंपनी में बिक रहा है, तो वहाँ पे चल के बेचते हैं इसको। तो जब वो कंपनी के पास जाएगा ना, तो कंपनियां वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं देती कंपनी के ऊपर। कंपनी जाकर अगर कह देगी ना, कंपनी के पास गया कि तुम मेरा प्याज ले लो और मेरे प्याज तो भाई 5 रुपये का लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, तब वो कंपनी ये कह सकती है कि नहीं तुम्हारे प्याज तो ख़राब है, या ये है या वो है, और मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें अगर देना है तो भाई 2 रुपये का दो, नहीं तो तुम जाओ, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पर रहा, ये पकड़ो और निकलो तुम। ऐसा ही हो सकता है। तो ये है पहला कॉन्ट्रैक्ट कानून में जो ये है। तो ये हो सकता है अगर, तो इसी चीज़ से किसानों को बहुत डर लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो फंस जाएंगे ना, कंपनी के साथ बंध जाएंगे उनको, फिर वो कहीं जा नहीं पाएंगे। और दूसरा कानून है कि आप जितना चाहो उतना स्टॉक कर सकते हो। पहले स्टॉक पे लिमिट थी कि अगर आप एक चीज़ का स्टॉक करोगे, जमाखोरी करोगे, तो वो लिमिट थी कि जमाखोरी नहीं कर सकते आप। अब वो लिमिट हटा दी है। अगर जमाखोरी करते हैं, मान लो बहुत बड़े सारे गोदाम भर लेते हैं और उन गोदामों में जब फसल उठती है तो वो क्या करेंगे, उन गोदामों को रिलीज़ कर देंगे, तो फसलों के दाम बहुत कम हो जाएंगे। तो फिर किसान क्या करेगा, उन कम दामों पे फसलों को बेचेगा। और जब किसान की फसल एक बार निकल गई, बिक गई, तो फिर वो गोदाम बंद कर देंगे। फिर वो फसलों के दाम जो उन्होंने 2 रुपये का लिया होगा उस टाइम, तो वो फिर उसको 17 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक भी बेचेंगे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई। तो यही हो सकता है कि जमाखोरी में यही होता है कि आप पहले स्टॉक कर लेते हो सस्ते में लेकर, और फिर आप उसे महंगे में बेचते हो। और तीसरे कानून में ये हो सकता है कि मैंने जो वीडियो में देखा है मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे कानून में ये है कि अगर 2 मंडियाँ होती हैं, जैसे सरकारी मंडी होती है तो वहाँ पर MSP वगैरह ये चीज़ होती है ना, और एक मंडी अपने बाहर बना दी, चाहे वो मंडी कोई भी बनाए, चाहे टाटा बनाए, चाहे अंबानी बनाए, कोई भी बनाए, है ना, बहुत बड़ी बड़ी मंडियाँ होंगी जैसे। तो एक सरकारी मंडी है जहाँ पर बहुत छोटी मंडी है, एक बड़ी मंडी है जहाँ पर आपको जाते ही पार्किंग की सुविधा, AC, मिनरल वाटर, ऐसे अच्छी फैसिलिटी देंगे कि यार किसान तो कहेगा कि यार यहीं पे आके बेचते हैं अपन। और वहाँ पर जहाँ पर वो उनको 1800 रुपये भाव मिल रहा है,
वहाँ अगर वो बेचेंगे तो उनको 1900 रुपये भाव देंगे, तो फिर 100 रुपये के लालच में वो वहीं जाके बेचेंगे। अगर एक साल ऐसा ही हुआ, उन्होंने बाहर बेचा दूसरी मंडी में जो प्राइवेट मंडी बनी है, फिर अगले साल होगा, फिर अगले साल भी वो फिर 1850 में देंगे, सरकारी मंडी में 1800। तो फिर ये जब 2-3 साल तक होता रहेगा ना, तो 3-4 साल बाद ऐसा होगा कि जो सरकारी मंडी में ना कोई भी नहीं बैठेगा खरीदने वाला। और यही चीज़ BSNL के साथ हुई थी। आपको पता ही है BSNL आप में बहुत सारे लोगों ने यूज़ नहीं किया होगा और बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा। BSNL जब था ना, तो तब BSNL ही चलता था और तब उसके ठीक ठाक थे, तब BSNL की वैल्यू थी। और जब BSNL के बाद जब सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को या देने लगे, तो अब देखो BSNL के बाद प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया है, वो अपने मनमाने रेट वसूलती है और लोगों को लेना पड़ता है भाई। तो BSNL अब BSNL का नाम ही नहीं रहा। BSNL पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब मतलब एक तरीके पर वो आ गया कि उसको बंद करना पड़ रहा है सर। और अब जियो का आपको पता ही है, तो जियो के साथ क्या किया था, उसके सस्ते का लालच देकर, जैसे मंडियों में होगा कि आपको अच्छा कम बढ़े रेट में दे रहे हैं, फिर उसके बाद वही आपको कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं, बड़े रेट में दे रहे हैं, फिर आपको बिल्कुल ही कम रेट में देने लग जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर आपको वही चीज़, अपना सामान उनको कंपनियों को बेचना ही पड़ेगा कम रेट में। तो यही चीज़ होने हो सकती है। अब इस पे ये भी है कि अगर इस पे किसान केस करेगा ना, तो उसको छोटे छोटे SDM की अदालत में जाना पड़ेगा। SDM यार कितनी छोटी सी अदालत होती है, उसमें कहाँ केस लड़ा पाएगा यार, कहाँ न्याय हो पाएगा उसमें। वो कैसे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, तो वो छोटा अदालत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है हर चीज़ से। कि ये बिल में था कि आप सिर्फ SDM के पास जा सकते हो, बड़े अदालत में नहीं जा सकते। तो ये भी बिल में एक कानून था। और तो किसान इसी चीज़ से डरे हुए हैं। अब सरकार उनकी बातों को सुनना चाहिए भाई। सरकार किसानों की बातें सुने, उन्हें समझे, तब जाके कोई निवारण निकाले। तो ये जो मिसकन्फ्यूजन फैला हुआ है ना, तो इसको दूर करे, ताकि तब जाके सरकार ये बिल बनाए। और जब ये बिल किसानों के लिए बन रहा है, तो इसमें किसानों को भी इंक्लूड करना चाहिए, किसानों को भी लेना चाहिए। और अब दूसरी एक और बात थी कि ये ना खालिस्तान बहुत हो रहा है यार। भाई आपको पता है आज़ाद कश्मीर ये मांग बहुत हुई थी, तो कश्मीर आज़ाद हो गया क्या? हैं? नहीं ना, वो भारत का हिस्सा है। कुछ लोग होते हैं यार, कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग, अगर वो चीज़ कर रहे हैं ना, वो तो उससे ना पूरा चीज़ को आप गलत मत लो। यही चीज़ 1984 में हुई थी। कुछ लोगों की वजह से कुछ काम हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में आपको पता है क्या हाल हुआ था। नहीं हुआ ना, तो 1984 सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा। उससे मुझे भी आज तक दुख होता है। वो चीज़ मैं अगर सुनता हूँ ना, और चीज़ बताते हैं मुझे, और वो चीज़ मैंने देखी भी है, बहुत सारे म्यूज़ियम में भी है। तो आप अगर वो देखोगे ना, तो बहुत दुख होता है भाई। तो वही चीज़ था। अब ये खालिस्तान देखो, एक वो चला था रेफरेंडम 2020 चला था 2018 में। मैंने उसको सुना था पहली बार। फिर उसके बाद 2019 में बहुत सुना कि खालिस्तान बनाएंगे 2020 में। फिर 2020 आया, एकदम ख़त्म, कोरोना आ गया, बिल्कुल ख़त्म। अब ये कोरोना के बाद ये आंदोलन आया, तो अब उनको यार मौका मिल गया है। अब वो क्या किसानों की मदद कर रहे हैं। अब किसानों को कोई मदद करने आएगा ना, आपको आके राशन दे रहा है, आपको, आप आंदोलन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी मदद कर रहा है। तो किसान यार भोले भाले होते हैं, तो उनकी कोई मदद करने आ रहा है तो वो मदद करेंगे। अब चाहे वो खालिस्तानी करने आ रहे हैं, चाहे कोई भी करने आ रहे हो, तो मदद ले रहे हैं। अब उनको थोड़ी पता है कि उनकी शक्ल पे थोड़ी लिखा है कि ये खालिस्तानी है, नहीं ना। तो वो अब उसकी मदद कर रहे हैं और वो मदद ले रहे हैं उनसे। अगर किसानों के पास सरकार नहीं जाएगी, अगर कोई दूसरा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उनकी मदद लेगा। तो ये खालिस्तान का आंदोलन नहीं है भाई, ये किसानों का आंदोलन नहीं, किसानों की ही हद की बात हो रही है। किसानों को सुनना चाहिए आपको। और ये नेशनल मीडिया, मैंने कल एक न्यूज़ देख रहा था, रात को 9 बजे आता है, आपको पता ही होगा कौन सा आता है। तो उस पर वो बहुत दिखाते हैं यार खालिस्तान। मैं उस न्यूज़ चैनल को बहुत पसंद करता हूँ, खूब देखता हूँ। तकरीबन 4-5 साल हो गए मैं उसको लगातार देख रहा हूँ, और उसको देखता ही हूँ मैं। मेरा सबसे फेवरेट शो है। मैं न्यूज़ और कोई चीज़ देखता हूँ, वही देखता हूँ। पर उसमें भी यही कह रहे खालिस्तान। तो शुरू में तो उन्होंने बहुत बोला था कि यार खालिस्तान ही कर रहे हैं, ये वो, ये फलाना ढिकना। न्यूज़ में ना इतनी सी बात को ना इतना बड़ा बता देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता वो चीज़। तो न्यूज़ वालों पे भरोसा मत करो, क्योंकि यार उनका काम है। अगर वो मिर्च मसाला नहीं लगा के देंगे, तो देखेगा कौन उन्हें। तो मिर्च मसाला लगाना, खालिस्तान बोलना, खालिस्तान जिंदाबाद, और खालिस्तान बनाना है, ये चीज़ हो रहा है, ये खालिस्तान की गाड़ी क्यों क्या कर रही है यहाँ पर, ये खालिस्तान का आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं यार। और ये खालिस्तानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है किसानों का। तो किसानों के हित की बात करो,
किसानों के साथ में जाओ। यहाँ पे बहुत सारी, अब देखो यहाँ पे ना ये बहुत सारी पार्टियाँ भी हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी हैं। इसमें देखो ऐसा नहीं है कि इसमें कांग्रेस है, इसमें कांग्रेस है और इसमें बीजेपी भी होगी, पक्का होगी, बीजेपी भी होगी। चाहे वो घूम फिर के पीछे से कहीं से भी आके ना इस आंदोलन में उसका भी हाथ होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, आपको पता नहीं चलता वो किस तरीके से कहाँ से फ़ायदा निकाल लेती हैं। मैंने पॉलिटेक्निकल का स्टूडेंट हूँ, मैं इतना तो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत कि किस तरीके से पॉलिटिक्स खेली जाती है ना। तो वो इसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सभी पार्टी अपना अपना हित देख रही है इसमें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, इसमें सभी अपना अपना हित देख रही है। कुछ तो चाहती है आंदोलन बहुत लंबे टाइम तक चले, कुछ चाहते हैं बस इतना चढ़े और यहाँ पे रुके, उससे ज़्यादा ना हो। तो ये भी चीज़ हो रही है। तो बाकी अंत में अब बस इतना ही कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कुछ बात अगर आपको बुरी लगी हो तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करो इसके साथ, ताकि बातें और भी पहुँचे। हम गवार तो हम भी नहीं है ना, तो हमें भी कुछ चीज़ें पता हैं, तो उस आधार पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। और ना ही तो यहाँ पर मेरे को किसी को गलत बोलना या फिर किसी के खिलाफ बोलना या फिर किसी को सपोर्ट करना या फिर किसी के अनसपोर्ट करना, तो वो चीज़ नहीं थी। सिर्फ मैं सोच रहा था कि आपको सच दिखा के बोल पाऊँ, या फिर जो चीज़ फैली हुई है वो चीज़ मैं आपके सामने ला पाऊँ, ताकि आप लोग समझ सको कि क्या सच है और क्या गलत है। तो अंत में इतना ही। सत श्री अकाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।